शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपको कल बताए दोस्तों कि कल के क्लास में आप लोगों को बताएंगे 1 से 26 तक क्वेश्चन। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 वाला वीडियो, तो पार्ट 1 वाला वीडियो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसमें आपको बताए थे। क्या ये चैप्टर कौन सा है दोस्तों? चैप्टर का नाम है दोस्तों बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ये इसका जो दोस्तों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें से 1 से लेकर 25 तक आपको कल के क्लास में बता चुका हूँ। तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो जाके पहले आप देख सकते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को 25 से 26, 27 और 40 तक क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक के क्वेश्चन को आप हल कीजिए और सही से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। देखिए उत्तर लिखा है दोस्तों, सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 शक्ति घरों की स्थापना की गई। पहला पश्चिमी ऊंचे जल पत्ता की नहर पर डेहरी के समीप बनाया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 6.6 मेगावाट है। दूसरी पूर्वी ऊंचे जल स्तर की नहर वरुण में बनाया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट है। ठीक है, चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सारे आपको विभिन्न क्वेश्चन बताया जा रहे हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी उतार के नोट बनाइएगा। ठीक है, चलिए लिखा है बिहार में जल परिवहन के विकास के लिए उपयोग बताइए। कह रहा है जल परिवहन के विकास के लिए बिहार के लिए उपयोग बताइए। देखिए उत्तर लिखा है बिहार में जल परिवहन के विकास के लिए जल की उपेक्षित गहराई बनाने रखने के लिए नदियों की तल की खुदाई, नई किस्म के जलवाओं को चलाना तथा विभिन्न नहरों को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है। तभी बिहार में जल परिवहन विकास की क्या हो सकती है? वृद्धि यानी विकास हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए उसके बाद लिखा है तो बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है? बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है, आप ये बताइए। देखिए उत्तर लिखा है बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले के संचित क्षेत्रों की दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं। संचित यानी सिंचाई की दृष्टि से सिंचाई में बहुत ही समस्याएं इन जिलों में। कौन कौन? किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले में संचित क्षेत्रों में क्या है? दृष्टि से क्या है? बहुत ही ये जिला पीछा है। इस जिलों की सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। किशनगंज के 21.81% फसल क्षेत्र की सिंचित है। इसके कारण इस क्षेत्र में कृषि में काफ़ी पिछड़ा हुआ। कृषि इस जिला में क्या है? कृषि है दोस्तों, ये काफ़ी कृषि के माध्यम में जिला काफ़ी पीछे है। बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। बिहार राज्य कौन सी प्रधान राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ये बाढ़ और ये राज्य क्या है? बाढ़ प्रभावित राज्य भी है। ठीक है, उसके बाद यह अस्थायी सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी अधिक है। यह अस्थायी सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चन को लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए लिखा है दोस्तों आपका बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले जिले कौन कौन है? लिखा है बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले जिला कौन कौन से दोस्तों, आपको बताना। उत्तर लिखा है दोस्तों, बिहार राज्य में अत्यंत कम घनत्व वाले जिले क्रमशः पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई एवं कैमूर है। इन जिलों में जनसंख्या घनत्व 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ही कम है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में किन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार में किन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको ये बताना है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका बिहार के उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसमें सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है दोस्तों वो किशनगंज जिले में होती है। इसके बाद कटिहार एवं पश्चिम चंपारण के स्थान पर होता है। इसके बाद किशनगंज के बाद कहाँ होता है सबसे अधिक वर्षा?
तो कटिहार एवं पश्चिम चंपारण में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों बिहार की कोई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। कह रहा है 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखे जो बिहार में स्थापित है। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका 2 लिखेंगे। बिहार की 2 प्रमुख विद्युत परियोजना निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 देख के लिखेंगे दोस्तों पश्चिमी सोल नहर जल परियोजना जो डेहरी रोहतास जिले में सोन नहर पर बनी हुई है। ये पश्चिमी सोन नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी हुई है? रोहतास जिले के सोन नदी पर बनी हुई है। केटिया जल विद्युत परियोजना जो कोसी की सहायक कटिया नदी पर सुपौल जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए स्कीम सुन लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है तो बिहार में रज्जू मार्गों का उपयोग कहाँ होता है? रज्जू मार्ग का उपयोग कहाँ होता है बिहार में? उत्तर लिखा है दोस्तों इसका उपयोग मुख्यतः राजगीर के कुट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया। इसका निर्माण सन 1972 में जापान सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी रज्जू मार्ग की स्थापना? तो 1972 में कहाँ की सरकार की? तो जापान के सरकार के द्वारा ये किया गया था। देखिए उसके बाद लिखा है बिहार में रेशमी वस्त्रों का उद्योग कहाँ विकसित है? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास मुख्य रूप से भागलपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में है। उद्योग के विकास के लिए हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निर्देशालय की स्थापना की गई। भागलपुर के अलावा भगवा, नर्मदा एवं नालंदा में भी रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है बिहार में ऐसे जिले का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है। उस जिला के नाम बताइए जहां वन विस्तार 1% से भी कम वहाँ वन विस्तार है। देखिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां वन का विस्तार 1% से भी क्या है? कम है, जो निम्न है। सीवान जिला भी है, सारण, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा और ये सभी क्या है? आदि है। दोस्तों आप याद रखिए, बहुत ही आपके लिए जरूरी है कि ऐसे जिला का नाम लिखिए जहाँ 1% से भी कम है। तो आप क्या बताएंगे? वन विस्तार 1% से कम है सीवान में, सारण में, बक्सर में, पटना में, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा, ये सब जिला का आप नाम बताएंगे जो 1% से भी वन विस्तार बिहार में इन जिलों में कम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके लिए विभिन्न क्वेश्चन आपको जानना भी चाहिए। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ना हो दोस्तों तब भी आपको ये सारे चीज़ बिहार के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है बिहार में किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? फिर से सुन लीजिए दोस्तों, और बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। बिहार में किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? देख लीजिए बिहार गंगा नदी को किस नदी को शौक कहा जाता है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है क्योंकि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ इसी नदी के कारण आता है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बाढ़ जो आता है दोस्तों कोसी नदी के द्वारा ही आता है, इसीलिए बिहार का शौक इसको कोसी नदी को कहा जाता है। यह नदी देश के सबसे तेज़ी से मार्ग बदलने वाली नदी भी है। ये नदी जो है देश की सबसे तेज़ी से मार्ग बदलने वाली नदी है। कौन? कोसी नदी। और सबसे इस नदी से जो प्रभावित होते हैं दोस्तों वो बिहार होता है, इसीलिए बिहार का शौक नदी आपको पूछ देगा तो आप बताएंगे कोसी नदी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है और ये आप सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है सूखा से बिहार किस प्रकार प्रभावित होता है? सूखा से बिहार किस प्रकार प्रभावित होता है? उत्तर लिखा है दोस्तों सूखे से ना केवल
फसलों को हानि पहुंचाती है। सूखे से न केवल फसलों को हानि पहुंचाती है बल्कि खदानों की आपूर्ति भी कठिन हो जाती है। खदानों की आपूर्ति भी क्या होती है, कठिन हो जाती है सूखे से। मवेशी के लिए चारे की कमी हो जाती है। मवेशी मतलब होता है गाय जानवर जितने भी दोस्तों, उसके लिए मवेशी यानी चारा जो होता है दोस्तों खाता है वो, उसका भी कमी हो जाती है। उसके बाद क्या लिखा है, जल स्तर नीचे चला जाता है। और जल स्तर क्या होता है, नीचे चला जाता है। जब सूखा आता है दोस्तों तो जल स्तर जो होता है ज़्यादा फीट तक, जब आपको पानी निकालना होता है ज़्यादा फीट तक जाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वो सूखा कारण जल नीचे चला जाता है। पेयजल की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के समान ही सूखा भी बिहार को बहुत प्रभावित करता है। जिस तरह बाढ़ हर बार बिहार में आता है उसी तरह सूखा भी बिहार को प्रभावित करता है। यह एक प्रकृति प्रकोप है। ये प्राकृतिक प्रकोप यानी खुदा का दिया हुआ ये देन है, ये इसको कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए प्रकृति प्रकोप है जो इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए लिखा है दोस्तों बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा का नाम लिखिए और वहाँ कहाँ स्थित है। वो कहाँ स्थित है बिहार में, हवाई अड्डा का नाम लिखिए और कहाँ कहाँ स्थित है ये भी आपको कह रहा लिखने के लिए। देखिए उत्तर लिखा है दोस्तों, बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा निम्नलिखित है। जग प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। जग प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवा कहाँ है, ये पटना में है। ठीक है, बोध गया हवाई अड्डा कहाँ है, बोध गया में है। विरहट्टा हवाई अड्डा कहाँ है, विरहट्टा में है। भागलपुर हवाई अड्डा कहाँ है, भागलपुर में है। और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। रक्सेल हवाई अड्डा और कहाँ है, रक्सेल में है। ये कितना है दोस्तों आपका 6 हवाई अड्डा का आपको नाम लिखिए, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, बिहार राज्य की प्रमुख नदी गंगा, घंघर, कोसी, गंडक, सोन हर वर्ष क्या होती है, प्रभावित करती है, जिससे परिवहन का विकास हो। जिससे क्या होता है, परिवहन का विकास हो। गंगा नदी से खदान, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से बांस ढोने का कार्य किया जाता है। वर्तमान समय में पटना के महेंद्र घाट में गंगा नदी पर हल्दिया इलाहाबादी राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किया गया, जिससे सामानों और यात्रियों के ढोने का कार्य किया जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे जो कम होता है दोस्तों, आसान होता है, वो किस परिवहन के लिए आसान होगा, तो आप बताएंगे ये जल मार्ग। ये जली मार्ग जो दोस्तों, ये बालू पुनपुन कुछ भी सामान हो आसानी से उसको परिवहन किया जा सकता है, जो तकलीफ ना हो और कम खर्च में ही हो सकता है। ठीक है, चलिए इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो स्क्रीन से ले लीजिए ताकि आप सही से नोट बना पाए। उत्तर लिखा है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन लिखा है तरस रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में अधिक होता है। तरस रेशम जो होता है दोस्तों उत्पादन, वो सबसे अधिक किस जिले में होता है, बिहार के किस जिले में होता है। तरस किस्म के रेशम के उत्पादन में भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। तरस उत्पादन किस्म के जो होता है रेशम उत्पादन होता है, उसमें बिहार के भागलपुर जिला क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम की मिल भी है, यहाँ रेशम की क्या है, मिल भी है। बुनाई और कताई का काम भी यही होता है। बुनाई और कताई का काम भी कहाँ होता है, भागलपुर में ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है तो मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। लिखिए मौसम के आधार पर बिहार की फसलों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को 4 भागों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर 1 देके लिखेंगे दोस्तों, भदाई फसलें में यह मई जून में बोई जाती है। भदाई फसल किस में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। इसमें भदाई धान, ज्वार, बाजरा, मकई और जूट की खेती की जाती है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है दोस्तों आपका अगहनी फसलें मध्य जून से अगस्त तक रोपी जाती है इसको, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है अगहनी फसल को। इसमें अगहनी धान,
अरहर, गन्ना, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। किस फसल में? अगहनी फसल में। ठीक है, चलिए आप नोट करते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है रबी फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। और ग्रीष्म ऋतु जब चालू होता है दोस्तों, जब शुरू होता है तो उसी समय इस फसल को, रबी फसल को काट ली जाती है। जिसमें इसके अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? गेहूँ, दलहन और तिलहन की खेती की जाती है रबी फसल के अंतर्गत। उसके बाद गर्मा फसल। गर्मा फसल सिंचाई की सुविधा रहने पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मा धान या सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, दुर्गावती जलाशय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्गावती जलाशय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये पूछ रहा है दोस्तों। उत्तर लिखा है दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई एवं बाढ़ की नियंत्रण है। किसका? दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो कैमूर और रोहतास जिला के सूखे से ग्रस्त हो जाता है, उसको सिंचाई और बाढ़ से नियंत्रण करना है। ठीक है, चलिए 1 से लेकर आप कितने होता है दोस्तों? 1 से लेकर आपको 41 तक क्वेश्चन आता है। कल के क्वेश्चन में आपको वीडियो में बताया दोस्तों 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन बताया दोस्तों। आज की क्लास में आपको 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चन बताया गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों तो वो भी वीडियो आप जाके देख लिए, प्ले लिस्ट में वीडियो है। आज की वीडियो में आप नहीं समझे तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिए और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते जाइए ताकि आप कॉपी पर उतार के सही से उसको याद कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।